अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 12 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.17, इसमें हम रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं रेशो किसको बोलते हैं। रेशो को उर्दू में निस्बत बोलते हैं, ठीक है। रेशो जब दो वैल्यूज के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको रेशो बोलते हैं। मसलन एक स्टूडेंट एक्स है और एक स्टूडेंट वाई है, ठीक है। एक्स की हाइट है 5 फीट और वाई स्टूडेंट है, उसकी हाइट है 6 फीट। तो हमने लिखा एक्स की हाइट 5 फीट, वाई की हाइट 6 फीट, और इसके दरमियान हम ये दो डॉट डालेंगे। ये जो साइन होता है ये रेशो को शो करता है। अब ये हम इन दोनों स्टूडेंट की हाइट में कंपैरिजन करें, इनका मवाजना करें, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम रेशो बोलेंगे। और इसको पढ़ेंगे किस तरह? इसको हम पढ़ेंगे 5:6, जो आसान हमने पढ़ना है, ज्यादातर हम ही पढ़ेंगे 5:6, लेकिन अगर इसको प्रॉपर पढ़ना चाहें तो फिर आप पढ़ेंगे 5:6, ठीक है। तो हम ज्यादातर जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहां पर हम 5:6 ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई रेशो की डेफिनेशन। अब इसमें नेक्स्ट जो चीज है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जिसको उर्दू में तनासुब बोलते हैं, जब दो रेशोस के दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो फिर उसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। देखें हमारे पास मसलन दो रेशोज हैं, एक जिस तरह की ये वाली रेशो है 5:6 है और एक रेशो है 7:5, ठीक है। तो इन दोनों रेशियोज के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो फिर प्रोपोर्शन के थ्रू करते हैं। तो प्रोपोर्शन के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। ये तो एक तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है, 5:6 प्रोपोर्शन 7:5। और दूसरा अगर प्रॉपर पढ़ना चाहें तो फिर हम पढ़ेंगे 5:6 7:5, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपर पढ़ना चाहें तो फिर इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम इसको शॉर्ट पढ़ेंगे 5:6 प्रोपोर्शन 7:5, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब देखें इसमें ये जो बाहर वाली वैल्यूज हैं, ये 5 और ये 5, ये जो बाहर वाली वैल्यूज हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम। और ये जो अंदर वाली वैल्यूज है ये वाली, इनको कहते हैं मीन्स, ठीक है। अब आगे इनकी थोड़ी सी डिटेल है, जब क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि एक्सट्रीम और मीन्स को हम किस तरह यूज करते हैं प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब प्रोपोर्शन की आगे दो टाइप्स होती हैं। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को उर्दू में कहते हैं तनासुब रास, ठीक है। और इनवर्स प्रोपोर्शन को कहते हैं तनासुब माकूस। अब ये कौन से होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब एक वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ दूसरी वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। ये अब ये किस तरह बढ़ती है वो जब क्वेश्चन आएगा वहां पे बताऊंगा, ठीक है। और अगर इसमें एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी वैल्यू भी कम होती है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की निशानी होती है। अब ये किस तरह होगा मैं आपको फिर बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत इजी है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि जब आप एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होगी, और अगर एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसमें ये फर्क होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएंगे फिर आपको मैं वहां पर बताऊंगा कि एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू के बढ़ने का क्या मतलब है, या एक वैल्यू के बढ़ने का और दूसरी वैल्यू के कम होने का क्या मतलब है। ये जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये बहुत ही मतलब सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मैं इस एक्सरसाइज में ये करूंगा कि जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा उसके लिए मैं अप एरो यूज करूंगा, ठीक है। ये क्यों यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको बताऊंगा। और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए मैं डाउन एरो यूज करूंगा, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरह यूज करेंगे और क्यों इनको यूज करते हैं, वो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन मैं इस पूरी एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा वहां पर मैं अप एरो यूज करूंगा, जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा वहां पर मैं डाउन एरो यूज करूंगा। अब यहां पर सिर्फ ये अब स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि देखें, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वहां पर अप एरो यूज किया जाए या इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए डाउन एरो यूज किया जाए। लेकिन ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है इनके मुख्तलिफ मेथड है सॉल्व करने के, हमने एक मेथड को पकड़ के चलना है तो तभी हम ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जहां पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होगी वहां पर अप एरो यूज करूंगा, जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात होगी वहां पर डाउन एरो यूज करूंगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
इसमें है कि राइट द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें ये एक रेशो दी गई है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में या मुख्तसर तरीन फॉर्म में लेके आना है। यानी कि हमारे पास ये जो दो नंबर आ रहे हैं, ये जो रेशो आ रही है 75:100, या जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम पढ़ सकते हैं 75:100, ठीक है। तो अब इसको हमने ये करना है कि हम ऐसा नंबर देखते हैं जो कि इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर सके। तो देखें 5 का टेबल इन दोनों नंबर्स पे डिवाइड हो जाता है। अगर 75 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम डिवाइड होता है, ठीक हो गया। और 100 पे 5 को डिवाइड करें तो 20 टाइम डिवाइड होता है, ठीक हो गया। अब देखिए फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, तो 5 जो है इनको अभी भी डिवाइड कर सकता है। 5 15 को डिवाइड करेगा 3 टाइम और 20 को 5 डिवाइड करेगा 4 टाइम। तो अब ये देखें हमारे पास जो रेशो आ गई ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, मुख्तसर तरीन फॉर्म में आ गई। इससे मजीद हम इसको मुख्तसर नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उस यानी कि ये में जो रेशो दी गई थी इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये बन जाएगी 3:4, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रेशो दी गई है कि 12:120। इसका मतलब है 12:120। तो मैंने इसको 12:120 करके लिख दिया। अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर जो है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो देखें अगर आपको कोई बड़ा नंबर मिल रहा है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है तो उससे आपका क्वेश्चन जरा जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस आपको कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही तो फिर आप छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लें, तो उसमें थोड़ा आसान होगा। जैसे 2 से स्टार्ट कर लिया, 2 इन दोनों पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद देख लें कि 3 डिवाइड करता है यानी 4। उस तरह जो है तो 3-4 स्टेप बन जाते हैं इसको सॉल्व करने के। लेकिन देखिए अगर अब इसको हम 12 से डिवाइड करें तो 12 1 दा 12 हो जाता है और यहाँ पर 12 1 दा 12 और ये 0 ऐड हो जाएगा। तो ये हमने इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम ले आए हैं, ठीक है। ये इसकी मुख्तसर तरीन फॉर्म है, इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये रेशो दी गई है 2 kg/800 ग्राम। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रेशो, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2 kg/800 ग्राम, ठीक है। अब देखें ये दोनों वैल्यू जो है इसमें यूनिट अलग-अलग है, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है। तो हम ये यूनिट सेम कर लेते हैं और हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 1000 ग्राम रेशो, यह आ जाएगा 800 ग्राम। अब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 2000 ग्राम रेशो 800 ग्राम। ये अब हम दोनों वैल्यूज को सेम यूनिट में ले आए हैं। दोनों वैल्यूज हैं उनके साथ अब यूनिट ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये ग्राम ग्राम के साथ डिडक्ट कर लें, ये 2 जीरोज इन 2 जीरोज के साथ डिडक्ट कर लें। पीछे हमारे पास रह गया 20 रेशो, यहाँ पर रह गया 8। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सके। तो 4 जो है 20 को डिवाइड करेगा 5 टाइम और 8 को 4 डिवाइड करेगा 2 टाइम। तो अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो आ गई है इस रेशो के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसको मजीद मुख्तसर नहीं कर सकते। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये रेशो दी गई है 5:2/3। अब यहाँ पर देखें एक तो होल नंबर में वैल्यू और एक हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है। तो हम ये फ्रैक्शन जो है इसको पहले ख़त्म करते हैं। उसके लिए करेंगे ये जो 3 आ रहा है नीचे, ठीक है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 3 2 पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 × 3 हो जाएगा रेशो 2, ठीक है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 15:2। अब देखें ये जो रेशो है इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सके एक साथ में, ठीक है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 में हमें ये रेशो दी गई है 1/4:1/6। अब यहाँ पर भी देखें फ्रैक्शन में आ रही है दोनों वैल्यूज। तो ये फ्रैक्शन हम पहले खत्म करेंगे। तो ये 4 जो है उसको हम इधर ले आएंगे और इस 6 को हम इधर ले आएंगे। तो ये 4 जब इधर जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा 1 × 6, ठीक है। हम ये वाला 6 इधर ले आए हैं और ये 4 दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 × 4। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 रेशो 4। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4। अब हम देखते हैं कौन सा नंबर है जिसका टेबल इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होता है। तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 दा 6 हो जाता है
और 2/4 हो जाता है। तो ये हमारे पास रेशो आ गई 3:2। ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे मजीद इसको हम मुख्तसर नहीं कर सकते, मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये रेशो दी गई है। अब इस रेशो में देखें 3 वैल्यूज दी गई हैं। तो अगर तो ये 2 वैल्यूज होती तो हम क्या करते कि जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उनको हम दूसरी ऑपोजिट साइड्स पे ले जाते, ठीक है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर लेते, जिस तरह कि हम पिछले पार्ट में करते रहे। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि 3 वैल्यूज हैं तो इनको हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि 99 को उधर ले जाए या 66 को इधर ले जाए। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा कि ये नीचे जो 3 वैल्यूज आ रही हैं, ये जो 3 डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले ये नंबर लिखता हूँ। ये आ जाएगा 99, 66 और 33। इसको हम डिवाइड करते हैं। देखें, सबसे पहले हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से ये 99 तो डिवाइड नहीं होगा। ये 66 डिवाइड हो जाएगा 33 टाइम और ये 33 आ जाएगा। अब आप 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 33 टाइम डिवाइड करेगा 99 को, यहाँ पर 11 टाइम डिवाइड कर लेगा, यहाँ पर 11 टाइम डिवाइड कर लेगा, ठीक है। अब अगेन 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 11, 3 × 33 हो जाता है, ये 11 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अब आप 11 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 11 × 11, 11 × 11, 11 × 11 हो गया। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें। 11 × 3 33, 33 × 3 99, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू है वो आ जाती है 198। तो ये जो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास आई है 198, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 198 × 1/99 रेशो 198 × 1/66 रेशो 198 × 2/33, ठीक हो गया। इसी तरह ये 66 1/66 हो जाएगा और 66 198 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। इसी तरह ये 33 1/33 हो जाता है और 33 198 पे डिवाइड होता है 6 टाइम, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास आ गया 2 इंटू ये वाला 1 आ गया रेशो, ये आ गया 3 इंटू ये वाला 1 रेशो, ये आ गया 6 इंटू ये वाला 2, 2 × 1 2 रेशो, 3 × 1 3 रेशो, 6 × 2 12, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशो की फॉर्म आ गई। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मजीद मुख्तसर नहीं कर सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों वैल्यूज को एक साथ डिवाइड कर सके। तो ये हमारे पास इस रेशो के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये नीचे हमें प्रोपोर्शन दी गई है, ठीक है। इसमें ये जो p है इसकी वैल्यू अननोन है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, तो हमने इस p की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें, जिस तरह के इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, जब दो रेशोज को आपस में कंपेयर किया जाए तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, ये जो 4 डॉट नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये एक रेशो है, ये एक रेशो है, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है प्रोपोर्शन के जरिए, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो प्रोपोर्शन होती है उसमें ये जो बाहर की वैल्यूज होती हैं जैसे कि 12 और 6 है, इनको एक्सट्रीम बोलते हैं, और ये जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज होती हैं इनको मीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी कि किसी भी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। यानी कि अगर हम 3 और p को आपस में मल्टीप्लाई करें, मैं 3 × p ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मीन्स को, प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया, इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, यानी कि जो एक्सट्रीम है उनका प्रोडक्ट या उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 12, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। ये अंदर वाली 2 वैल्यूज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये बाहर वाली 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं p, हमने p की वैल्यू चूंकि मालूम करनी है, p को एक तरफ रखते हैं और ये 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, देखें ये 3 1/3 और 3 6 में डिवाइड होता है 2 टाइम, तो ये 2 × 12 ये आ जाएगा 24। हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, जो अननोन थी उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 24 आ गई है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये प्रोपोर्शन दी गई है 8:x प्रोपोर्शन 8:18। ठीक है, तो इसमें ये जो अननोन है यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, तो मीन इसमें कौन सी वैल्यू हुई, जो x अंदर वाली जो दो वैल्यूज होती हैं इनको मीन बोलते हैं। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम हमारे पास ये 18, जो बाहर की जो दो वैल्यूज है ये 18 और 8, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, अब ये हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख दिया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x2, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 144। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये x स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर हम ख़त्म करना तो उसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब हमने इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो फिर ये वाली जो साइड है इसका भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करेंगे तो मैं लिखूंगा x2, और स्क्वायर रूट को हम खत्म करते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करते हैं। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह ये 144 को मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये 144 ही हो जाता है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर लूँगा 1/2, जिस तरह के मैंने यहाँ पर पुट किया। स्क्वायर रूट को मैंने रिमूव किया, 1/2 पुट कर दी। यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया, 1/2 पुट कर दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा 1/2 के इक्वल होती है। तो देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू, ये आ गया 12। ये जो अननोन था, x की वैल्यू में नहीं मालूम थी, वो हमने मालूम कर ली यहाँ पर। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये प्रोपोर्शन दी गई है तो इसमें हम इस m की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह के पिछले दो पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन की जो बाहर वाली दो वैल्यूज होती हैं इनको एक्सट्रीम बोलते हैं, और अंदर वाली जो दो वैल्यूज होती हैं इनको मीन्स बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, यानी कि अंदर वाली दो वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि बाहर वाली दो वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें। तो देखें अंदर वाली दो वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 15 इंटू 8, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यू यहां पर m है और इंटू ये आ गया 5। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अब देखें 15 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 120 इज इक्वल टू m, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5m हो जाएगा। अब हमें चूंकि m की वैल्यू चाहिए तो m को मैं एक तरफ रखता हूं। ठीक हो गया, और इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो इस 5 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहां पर ये m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 120 पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5 1 5 हो जाता है, और 5 यहां पर डिवाइड होगा 24 टाइम, 120 पे डिवाइड होता है 5 24 टाइम। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 24 आ गई। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये प्रोपोर्शन दी गई है तो इसमें हम इस m की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें जिस तरह के पिछले पार्ट्स में आपको बताता रहा हूँ कि किसी भी प्रोपोर्शन की जो बाहर की वाली दो वैल्यूज होती हैं जैसे 7 और 28 है, इनको एक्सट्रीम बोलते हैं। जो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं उनको मीन्स बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, यानी कि अंदर वाली दो वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि बाहर वाली दो वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू m इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यूज कौन सी है, ये है 28 इंटू ये आ गया 7। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अब m को m से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया 28 इंटू 7, 7 8 द 56, 5 कैरी में चला गया, 7 2 द 14 और कैरी वाला 5 हो जाएगा 19, तो ये 196 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरफ हमारे पास इक्वेशन के ये आ जाएगा 196। तो अब देखें हमने चूंकि ये m की वैल्यू मालूम करनी है, इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो उसके लिए हम m स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं लिखूंगा m स्क्वायर और इसका मैं लूंगा स्क्वायर रूट, ये हम पिछली क्लासेस में करके आए हैं। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 196 का भी
हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो फिर हमें इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो देखें अब ये आ जाएगा m स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 196 को हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे तो 196 ही मिलेगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम ये दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट्स हैं इनको खत्म करते हैं। तो मैं पुट करूंगा m स्क्वायर और स्क्वायर रूट को खत्म करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करूंगा 1/2। इसी तरह यहां पर लिखूंगा मैं 14 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट खत्म करूंगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करूंगा 1/2। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 14। ठीक है, तो ये हमने m की वैल्यू मालूम कर ली है। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 में हमें ये प्रोपोर्शन दी गई है, तो इसमें हम इस x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जिस तरह के मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ कि जो बाहर की दो वैल्यूज़ होती हैं प्रोपोर्शन की, इनको एक्सट्रीम बोलते हैं, और ये अंदर की जो दो वैल्यूज़ होती हैं इनको मीन्स बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि दरमियान वाली दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि बाहर वाली दो वैल्यूज़ का। तो देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है यहाँ पर आ जाएगा 150, ये मैं ये वाली वैल्यू ली इनटू ये अंदर वाली दूसरी वैल्यू मैं ले लूंगा 2। ठीक है, ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि ये आ जाएगा 100 और इनटू ये आ जाएगा x, ये मैंने बाहर वाली दो वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो अब 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 100x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को मैं एक तरफ रखता हूं और इस 100 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो ये 100 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 300 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये 100 1 द 100 और 100 3 टाइम डिवाइड होता है 300 पे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3। ये हमने x की वैल्यू मालूम कर ली है। ठीक है, अब ये पार्ट 6 है, इसमें हमें ये प्रोपोर्शन दी गई है, तो इसमें हम इस y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी प्रोपोर्शन की जो अंदर वाली दो वैल्यूज होती हैं उनको मीन्स बोलते हैं और जो बाहर की दो वैल्यूज होती हैं उनको एक्सट्रीम बोलते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर हम लिखेंगे इसका मतलब है कि हम लिखेंगे 6 × 12, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन जो दरमियान वाली जो दो वैल्यूज हैं उनका हमने प्रोडक्ट ले लिया, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यहाँ पर एक्सट्रीम हमारे पास क्या है y इंटू ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब इसको देखें 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 हो जाएगा इज इक्वल टू y 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8y हो जाएगा। अब हमने चूंकि y की वैल्यू मालूम करनी है तो y को मैं एक तरफ रखता हूं और इस 8 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो ये 8 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 8। तो अब देखेंगे 8 1 द 8 और 8 9 टाइम डिवाइड होता है 72 पे, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 9। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। अच्छा जी, पार्ट 7 है। अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो इस p की वैल्यू मालूम करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें देखें हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी इस 5 को p से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू ये 5 जाके p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा p इंटू 5। ठीक है, तो अब 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाता है इज इक्वल टू p 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5p हो जाएगा। अब हमें चूंकि p की वैल्यू चाहिए तो p को हम एक साइड पे रखते हैं और इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर 5 p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 40 पे 5 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 5 1 द 5 और 5 8 टाइम डिवाइड होगा 40 पे, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया पार्ट 7 का। अब पार्ट 8 है, यहां पर भी हमें दो फ्रैक्शन दी गई हैं, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, p को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू p। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया 5 इंटू 3, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब 10 को p से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 10p इज इक्वल टू 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। अब हम p को एक तरफ रखेंगे क्योंकि p की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और इस 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 10 p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 15 पे 10 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें 5 10 को डिवाइड करता है 2 टाइम
और 5 15 को डिवाइड करता है 3 टाइम। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3/2। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 8 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सिविंग मशीन इन अ डे, कि अगर एक दिन में 6 सिलाई मशीनों पर 150 शर्ट्स की सिलाई की जा सकती हो, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। तो फिर एक दिन में 225 शर्ट्स की सिलाई के लिए हमें कितनी मशीनें चाहिए होंगी। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, और जब हम ये वैल्यूज मालूम कर लेंगे तो फिर हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें, अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रोपोर्शन से मुताल्लिक क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक शर्ट्स हैं और एक स्विंग मशीन या सिलाई मशीनें हैं। ठीक हो गया। तो हमने पहले ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में दो प्रोपोर्शन देखी थी, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखी थी और एक इनवर्स प्रोपोर्शन देखी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि शर्ट्स और मशीन में कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिख दिया शर्ट्स रेशो मशीन। पहले हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। 150 शर्ट्स की सिलाई एक दिन में कितनी मशीनों से की जा सकती है, 6 मशीन से की जा सकती है। तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 6। ठीक है, शर्ट्स के नीचे मैंने शर्ट्स की जो वैल्यू थी वो लिख दी, मशीन के नीचे मैंने मशीन की वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट है कि 225 शर्ट्स के लिए हमें कितनी मशीनें चाहिए होंगी ताकि एक दिन में इतनी शर्ट्स की सिलाई की जा सके। ठीक है, तो मैं शर्ट्स के नीचे पुट करूंगा 225, और इसके लिए कितनी मशीनें चाहिए, मशीनें हमने मालूम करनी है, मशीनों की तादाद मालूम करनी है। तो जो वैल्यू हमने मालूम करनी होगी उसको हम x के इक्वल रख लेंगे। तो ये मैंने मशीन को x के इक्वल रख दिया। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब देखें, हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब नेक्स्ट हमारा ये स्टेप है, हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखें, अगर हम मशीनों की तादाद बढ़ा दें तो शर्ट्स की सिलाई की तादाद भी बढ़ जाएगी। अगर हम मशीनों की तादाद कम कर दें तो दायरा फिर कम शर्ट्स की सिलाई की जा सकेगी, यानी कि शर्ट्स की तादाद भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब एक वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, और अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी कम हो रही है। ठीक है, तो इस केस में फिर ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या तनासुब रास्त जिसको उर्दू में बोलते हैं। तो देखें, अब अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी तो हमने यहां पर एरो मार्क पुट करना है। ये एरो मार्क किस लिए हम डालते हैं वो भी आपको बताता हूं। तो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी तो हम जो एरो पुट करेंगे वैल्यूज के साथ, उसकी डायरेक्शन हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे, अप एरो पुट करेंगे। अब ये किस लिए पुट करते हैं ये भी आपको बताता हूं, लेकिन आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर हम अप एरो पुट करेंगे। अब यहां पर मैं स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए एक चीज क्लियर कर दूं कि देखें, जरूरी नहीं है कि हम हर जगह डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए अप एरो ही यूज करें, हम डाउन एरो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने वैल्यूज की डायरेक्शन को देखना होता है। लेकिन देखें, ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, और हमने कोई एक मेथड पकड़ के चलना है तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम जब भी इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जहां पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात आएगी हम वहां पर अप एरो पुट करेंगे, बस ये आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें, हमें यहां पर ये x की वैल्यू आ रही है, इसको हमने मालूम करना है। तो जहां जिस तरफ x की वैल्यू आएगी वहां पर भी हम जो एरो की डायरेक्शन है ऊपर डालेंगे। ठीक है, ये भी आपको बताता हूं ये एरो हम किस लिए डालते हैं। पहले आपने सिर्फ ये ध्यान में क्लियर कर लें कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी तो हम ये अप एरो पुट करेंगे। ठीक है, एरो के डायरेक्शन ऊपर रखेंगे, और जिस तरफ x आएगा x के लिए भी हम जो एरो साइन पुट करेंगे तो एरो की डायरेक्शन हम ऊपर वाली साइड पे ही रखेंगे। ठीक है, ये चीज हमने ध्यान में रखनी है प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस के लिए। ठीक हो गया। अब देखें, ये एरो मार्क्स हम किस लिए डालते होते हैं। नेक्स्ट हमने ये करना होता है कि ये जो हमारे पास रेशोज में वैल्यूज आ रही हैं इनको हमने फ्रैक्शन में लिखना होता है, बटा की सूरत में लिखना होता है। तो उसके लिए फिर ये हम देखते हैं कि जिस तरफ से एरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो वाली वैल्यू हम ऊपर रखते होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये 225 हम ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय 150 कर लेंगे। ठीक हो गया, और इज इक्वल टू यहां पर हम x ऊपर रखेंगे क्योंकि एरो साइन यहां से स्टार्ट हो रहा है, x ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में। तो अब देखें, हमें
ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी कि 150 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 को 225 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 225 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये आ गया x इंटू 150। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को मैं एक तरफ रखता हूँ, ठीक है, और ये 150 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। 150 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। पहले मैं ये दोनों वैल्यूज लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 225 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 150। ठीक हो गया। तो अब देखें, ये 6 हो जाता है, और 6 जो है 25 टाइम डिवाइड होता है 150 पे, और अब ये 25 1 दा 25 हो जाता है, और 25 225 पे डिवाइड होता है 9 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, मशीन्स के इक्वल रखा था, तो ये हम इसके साथ लिख लेते हैं मशीन्स। यानी कि 225 शर्ट की सिलाई के लिए हमें फिर कितनी मशीन चाहिए होंगी, 9 मशीन चाहिए होंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास 9 मशीनें होंगी तो फिर एक दिन में 225 शर्ट सिलाई की जा सकेंगी। ठीक है, तो अब देखें, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि ये जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसमें अब ये शर्ट्स की तादाद बढ़ गई तो मशीनों की तादाद भी बढ़ गई, जब एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई। ठीक है, अब ये तो हमने मशीन की तादाद मालूम कर ली, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि हमने इन वैल्यूज़ के लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखिए, ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन लगा दी, x एक्सिस के साथ मैंने शर्ट्स लिख दिया, y एक्सिस के साथ मैंने मशीन लिख दी। अब बेशक मशीन यहाँ पर लिख दे, शर्ट्स यहाँ पर लिख दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब x एक्सिस को मैंने 50-50 इक्वल शर्ट्स के यूनिट के साथ डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 50 शर्ट्स हैं, ये 100 शर्ट्स हैं, 150 शर्ट्स हैं, 200, इस तरह मैंने इसको इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। और y एक्सिस को मैंने 3 मशीन के इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 3 मशीन हो गई, ये 6 हो गई, 9 हो गई एंड 12 हो गई। अब देखें, इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखें, पहली वैल्यू हमारे पास है 150 शर्ट्स है, 6 मशीन है, तो हम x एक्सिस पे आएंगे, ये हमारा आ गया 150 शर्ट्स। ठीक है, और 6 मशीन है, तो हम ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, y एक्सिस पे, जहाँ पर के 6 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो देखें, मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। ठीक है, आप स्केल यूज़ कीजिएगा इस तरह ये लाइन ड्रॉ करने के लिए। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हाथ से ये अप्रॉक्सीमेट लगा रहा हूँ, अंदाजे से लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी 150 शर्ट्स की वैल्यू आ रही है, और यहाँ से अगर आप आते हैं तो ये 6 मशीन तकरीबन ये वाला पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 150 शर्ट्स है, 6 मशीन है, ये हमारे पास पहली वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लिया या डॉट हमने पुट कर लिया। दूसरा, अब हमारे पास वैल्यू है 225 शर्ट्स हैं और 9 मशीन है। ठीक है, तो हम x एक्सिस पे आएंगे तो देखें, ये 200 है, ये 250 है, तो इसके दरमियान में जो वैल्यू होगी ये 225 होगी। तो इसमें हमने ऊपर जाना है, और कहाँ तक जाना है, 9 मशीन तक जाना है। y एक्सिस पे हमने 9 तक जाना है। देखें, अब शर्ट की वैल्यू 225 यहाँ से आ रही है, तो हम इसमें ऊपर जाएंगे। ठीक है, और हम कहाँ तक जाएंगे, y एक्सिस पे 9 तक जाएंगे, 9 जो वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ से अब मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये तकरीबन ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब ये 225 मशीन शर्ट्स हो गई और 9 मशीन हो गई। ठीक है, ये हमने 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, या 2 डॉट हमने यहाँ पे पुट कर लिए। अब ये दोनों पॉइंट्स हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ के लिए। तो ये मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ये हमने लाइन लगाई, और ये मैं यहाँ पर भी एरो साइन डाल लेता हूँ, यहाँ पर भी, ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब देखें, इस ग्राफ से आपको क्या समझ आ रही है कि अगर शर्ट्स की तादाद बढ़ेगी तो मशीन की तादाद भी बढ़ रही है, और अगर मशीन की तादाद कम हो रही है तो शर्ट्स की तादाद भी कम हो रही है। ठीक है, और यही चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने सीखी थी कि जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, जब एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। तो इस तरह ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हमने मशीन्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज ₹180, कि अगर 12 अंडे 180 रुपए में आते हों, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विद ₹270, तो फिर 270 रुपए में कितने अंडे आएंगे, हमने ये मालूम करना है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, और हमने फिर जो वैल्यूज मालूम कर लेंगे उनके लिए हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे।
तो देखें ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, एग्स और रुपीस। तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है। ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया हुआ है। तो अब देखें, पहले हम ये वैल्यूज लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है एग्स रेशो रुपीज। पहले हम वैल्यूज लिखते हैं कि देखें 12 अंडे जो है ये कितने रुपीज में आ रहे हैं, 180 रुपीज में आ रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 180, ठीक हो गया। और 270 रुपीज में कितने अंडे आ रहे हैं ये हमने मालूम करना है। तो जिस तरह कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो वैल्यू हमने मालूम करनी है उसको हम x के इक्वल रखेंगे। तो यहां पर मैं x पुट कर लूंगा, ठीक है, इस x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब नेक्स्ट हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, हमने देखना है कि इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रुपीज या पैसे बढ़ जाएंगे तो जाहिर है उसके ज्यादा अंडे आएंगे, और अगर पैसे कम हो जाएंगे तो जाहिर है फिर हम कम अंडे खरीद सकेंगे। यानी कि जब एक वैल्यू बढ़ रही है, एक वैल्यू अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी वैल्यू भी ऊपर जा रही है। इसी तरह अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी कम हो रही है या नीचे आ रही है। तो फिर ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई, जिसको तनासुब रास्त बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, तो आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर हो तो फिर हम जो वैल्यूज होती हैं उनके साथ हम कौन सा एरो पुट करते हैं, हम अप एरो पुट करते हैं। यानी कि जो एरो है उसका जो साइन है हम ऊपर की तरफ रखते हैं, अप एरो पुट करते हैं। ये एरो क्यों पुट करते हैं ये भी आपको मैं बताता हूं, लेकिन जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात आएगी तो हम जो है अप एरो पुट करेंगे। अब यहां पर मैं अगेन एक चीज रिपीट करता हूं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि देखें ये स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है बताना कि जरूरी नहीं है कि हम हर जगह जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ अप एरो यूज करें, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं और हमने कोई एक मेथड लेके चलना होगा, तभी हम ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये करूंगा कि जितने भी इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात आएगी, जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी तो मैं अप एरो ही पुट करूंगा। ठीक है, और अब यहां पर हम एरो कौन से डायरेक्शन में पुट करेंगे, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जिस तरफ एक्स आ रहा हो तो वहां पर हम बिला सोचे समझे आंखें बंद करके बस अप एरो ही पुट कर दिया करेंगे। ठीक हो गया, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब ये एरोज हम किस लिए पुट करते हैं, देखें अभी ये जो हमारे पास रेशियोज में वैल्यूज आई हैं इनको हमने फ्रैक्शन की सूरत में लिखना होता है। तो फ्रैक्शन की सूरत में हम किस तरह लिखते हैं, जिस तरफ से एरो स्टार्ट हो रहा होता है, शुरू हो रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि ये अगर इन दोनों वैल्यूज को हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखें तो हम x ओवर 12 लिख लेंगे, क्योंकि यहां से एरो स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 12 ओवर x लिख लें तो हमारा आंसर गलत हो जाता है, इसलिए ये एरोज की डायरेक्शन को देखना जरूरी होता है। इसी तरह यहां पर फिर कौन सी वैल्यू ऊपर आएगी, 270 को हम ऊपर लिखेंगे और 180 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्शन जो एरो की डायरेक्शंस हैं ये जरूरी होती हैं देखना, इनको नोट करना। तो अब देखें ये हमारा इक्वेशन बन गई है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि इस 12 को 270 से मल्टीप्लाई करते थे और 180 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। तो ये आ जाएगा x इंटू ये वाला 180 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू ये आ गया 270 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला 12। ठीक है, ये हो गया। अब देखें हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो x को हम एक तरफ रखते हैं, मैं इधर लिखूंगा x इज इक्वल टू और ये 180 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके इन दोनों वैल्यूज पे 180 डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 270 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये जीरो इस जीरो के साथ डिडक्ट कर लेता है और 9 जो है 18 पे डिवाइड होगा 2 टाइम और 27 पे 9 डिवाइड होता है 3 टाइम। ठीक हो गया, और ये 2 1 दा 2 हो जाता है और 2 6 दा 12 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 इंटू 6। तो हम जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। और ये हमने x की वैल्यू हमारे पास आ गई और x को हमने किसके इक्वल रखा था, x के इक्वल रखा था, तो यहाँ इसके साथ हम लिख लेंगे x। ठीक है, तो ये हमने एग्स या अंडों की वैल्यू मालूम कर ली। अब देखें 270 रुपए में कितने अंडे आ रहे हैं, 18 अंडे आ रहे हैं। यानी कि जब हमने रुपीस बढ़ा लिए, ठीक है, पैसे बढ़ा लिए तो हमारे पास अंडों की तादाद भी बढ़ गई। ठीक है, जब पैसों की तादाद कम थी तो अंडे भी कम आ रहे थे। तो जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि इन दोनों वैल्यूज में कौन सी प्रोपोर्शन थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये तो हमने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली या अंडों की तादाद मालूम कर ली। अब हम इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखें जिस तरह के हमें ये
नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने एक्स एक्सिस की लाइन लगा दी, वाई एक्सिस की लाइन लगा दी। एक्स एक्सिस के साथ मैंने रुपीज़ लिख दिए और वाई एक्सिस के साथ मैंने एग लिख दिए। अब आप ये एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, रुपीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब जो एक्स एक्सिस है इसको मैंने 90 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 रुपीज़ है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 180 रुपीज़ हो गया, फिर ये 270 रुपीज़ हो गया एंड सो ऑन। और इसी तरह जो वाई एक्सिस है इसको मैंने 6 यूनिट में इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 एग्स हो गए, ये 12, ये 18 और ये 24 एग्स हो गए। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखें पहली वैल्यू हमारे पास है एक्स की तादाद 12 है, रुपीज़ 180 है। हम एक्स एक्सिस पे आएंगे, ये हमारे पास रुपीज़ आ रहा है 180, इससे हम ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, वाई एक्सिस पे, जहाँ पर हमें 12 की वैल्यू मिलेगी क्योंकि x की तादाद 12 है। तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, आप स्केल यूज़ कीजिएगा ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए वैसे हाथ से मतलब अप्रॉक्सीमेट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें ये हमारा तकरीबन 12 की रेंज बन रही है। यहाँ से हम इस तरफ आएंगे तो ये तकरीबन ये पॉइंट बन जाता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखें 12 एग्स होगी और 180 रुपीज़ हो गए। ये हमने जो पहली दो वैल्यूज़ थी उनके लिए हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया या डॉट पुट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज है 270 हमारे पास रुपीज़ है और उसके लिए 18 एक्स की वैल्यू आई थी। तो अगर एक्स एक्सिस पे हम आए तो ये 270 रुपीज़ बन जाते हैं। इस पे हम ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये हम जाएंगे जहाँ पर के वाई एक्सिस पे 18 वैल्यू आ रही है एक्स की। देखें यहाँ पर ये 18 आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम इस तरफ आएंगे ये तकरीबन ये वाला पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर ये 18 एक्स हो गई और 270 रुपीज़ हो गई, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा हो जाता है जो दूसरा पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये जो दो हमारे पास डॉट्स आए हैं इन डॉट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं स्केल रखूंगा और इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा, तो ये हमारे पास इन वैल्यूज़ के लिए एक्स और रुपीज़ की वैल्यूज़ के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर रुपीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो अंडों की तादाद भी बढ़ रही है, और अगर रुपीज़ की तादाद कम हो रही है तो अंडों की तादाद भी कम हो रही है। ठीक हो गया। ये इसलिए है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, तनासुब रास था दोनों वैल्यूज में कि एक वैल्यूज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, या एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 30 लेबरर्स डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स, कि अगर 3 घंटों में 30 मजदूर 800 सेंटीमीटर क्यूब जमीन खोदते हैं, हाउ मैनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स। तो फिर अगर हम 2 घंटों में चाहें कि इतनी ही ज़मीन खोदी जाए यानी कि 800 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके लिए हमें कितने लेबरर्स या कितने मजदूरों की ज़रूरत होगी ये हमने मालूम करना है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, और फिर हमारे पास जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर हमने इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो अब देखें ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, लेबरर्स हैं मजदूर, और टाइम आ रहा है आवर्स में। ठीक है, इन दोनों में हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है। तो पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। देखें 30 लेबरर्स हैं, मैं यहाँ पे पुट करूंगा 30, ये कितने घंटों में ये ज़मीन खोदते हैं, 3 आवर्स में, तो यहाँ पर मैं पुट कर लूंगा 3। ठीक हो गया। और अब हमारे पास टाइम क्या है, नेक्स्ट 2 आवर्स, और कितने हमें लेबरर्स चाहिए जो कि यही ज़मीन खोद सके इन 2 घंटों में। तो लेबरर्स या मजदूर की वैल्यू चूंकि हमने मालूम करनी है, तो आपको जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में मैं बताता रहा हूं कि जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको हम एक्स के इक्वल रखते हैं, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा एक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन वैल्यूज में कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है। तो देखें अगर मजदूरों की तादाद बढ़ा दी जाए तो वो ये जो ज़मीन है वो कम टाइम में खोदेंगे, ज़ाहिर है आदमी ज़्यादा होंगे वो जल्दी खुदाई कर लेंगे। और अगर मजदूरों की तादाद कम कर दी जाए तो फिर ये जो ज़मीन है इसकी खुदाई में ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये हो गया कि जब एक वैल्यू बढ़ती है, एक वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो दूसरी वैल्यू कम होती है, नीचे आती है, या अगर एक वैल्यू नीचे आती है तो दूसरी वैल्यू ऊपर जाती है। तो फिर ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि ये जो प्रोपोर्शन होती है जिसमें कि एक वैल्यू बढ़ रही होती है दूसरी वैल्यू कम हो रही होती है, या एक वैल्यू कम हो रही होती है दूसरी वैल्यू बढ़ रही होती है, ये प्रोपोर्शन जो है इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाती है, तनासब माकूस जिसको बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए फिर हम एरो मार्क कौन सी पुट करेंगे, हम डाउन एरो पुट करेंगे, यानी कि एरो मार्क की डायरेक्शन हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे। जिस तरह के डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम हमेशा
जो एरो मार्क है उसकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पे पुट करते थे। यहां पर हम हमेशा जहां पर भी इनवर्स प्रोपोर्शन आएगी, ठीक है, जहां पर तनासब माकूस की वैल्यूज आएंगी, तो ये जो एरो की डायरेक्शन है इसको हम नीचे वाली साइड पे करेंगे, डाउन एरो पुट करेंगे। अब यहां पर अगेन मैं एक चीज रिपीट कर लेता हूं कि देखें, ये स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए जरूरी है बताना कि जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पर ही जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन हो हमने डाउन एरो ही पुट करें, क्योंकि असल में हमने वैल्यूज की डायरेक्शन को देखना होता है। हम अप एरो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह कि आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं और हम कोई एक मेथड लेके चलते हैं तभी ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात आएगी वहां पर हम अप एरो पुट किया करेंगे, जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात आएगी, जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज होंगी तो फिर हम डाउन एरो पुट करेंगे। ये एरो किस लिए पुट करते हैं ये भी आपको बताता हूं, लेकिन ये यहां पर मैंने डाउन एरो पुट कर लिया। और यहां पर देखें एक्स आ रहा है, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जहां पर भी एक्स आ रहा है आएगा, जिस साइड पे एक्स होगा वहां पर हम आंखें बंद करके बस अप एरो पुट कर लेंगे, ठीक है। इसमें एरो की डायरेक्शन हम ऊपर वाली साइड पर रख लेंगे। अब ये एरोज हम किस लिए पुट करते हैं, देखें ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको अब हमने फ्रैक्शंस की सूरत में लिखना होता है, बटा की सूरत में लिखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये एरो की डायरेक्शन देखते हैं, जिस तरफ से एरो स्टार्ट हो रहा होता है वो वाली वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये x को ऊपर रखेंगे और 30 नीचे रखेंगे, x डिवाइडेड बाई 30 हो गया। इसी तरह यहां पर अब ये 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, क्योंकि एरो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो हम 3 को ऊपर रखेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है, अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे फिर हमारा आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो ये एरो की डायरेक्शन को देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक हो गया। अब ये हमारा जो देखें सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x इंटू 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 इंटू ये वाला 30 आ गया। तो अब देखें हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो x को हम एक तरफ रखते हैं, ठीक है, और इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये 2 यहां पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब देखें ये 2 1 द 2 हो जाता है और 2 30 पे डिवाइड होता है 15 टाइम, तो हमारे पास 3 इंटू 15 आ गया। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 15 के साथ तो ये आ जाएगा 45। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45 और x को हमने किसके इक्वल रखा था, लेबरर्स के इक्वल या मजदूर के इक्वल रखा था, तो यहां पर मैं लिखूंगा लेबरर्स, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू या लेबरर्स की वैल्यू आ गई, यानी कि अगर यही वाली ज़मीन हम 2 घंटे में खुदवाना चाह रहे हैं तो फिर हमें 45 मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें मजदूरों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो तभी कम टाइम में हम ये ज़मीन खुदवा सकेंगे। इसका मतलब है कि टाइम हमने कम किया तो मजदूर बढ़ा दिए, टाइम जब ज़्यादा था मजदूर कम थे। तो ये फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में यही होता है कि जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, जब दूसरी कम होती है तो पहली वाली बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैंने देखें ये x एक्सिस की लाइन लगा दी, y एक्सिस की लाइन लगा दी, x एक्सिस के साथ मैंने लेबरर्स या मजदूर लिख दिए, y एक्सिस के साथ मैंने आवर्स लिख दी, क्योंकि मैंने हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं तो ये 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। और दूसरा इसमें मैंने ये कर दिया कि ये जो x एक्सिस है इसको मैंने 15 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर लिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 लेबर्स हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 लेबर्स हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 लेबर्स हो गए। इस तरह y एक्सिस को मैंने 1 आर के इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दी, ये 1 आर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखें 30 लेबरर्स हैं, 3 आवर्स हैं, हम x एक्सिस पे आएंगे, 30 लेबरर्स यहां पर ये वैल्यू आ रही है लेबरर्स की 30, और इस हम ऊपर जाएंगे y एक्सिस पे कहां तक जाएंगे, यहां पर r की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये मैं अगर यहां पर ये डॉट पुट करता हूं, मैं अगेन बता रहा हूं कि ये चूंकि वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं सिर्फ हाथ से ऐसे अप्रॉक्सीमेट लाइन ड्रॉ करता हूं, आप क्वेश्चन में स्केल यूज कीजिएगा वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये हमारी 30 लेबरर्स हो गए, और यहां से अगर हम आए तो ये 3R ये वाला पॉइंट बन जाता है, ये 3R और 30 लेबर्स, ये हमने पहली 2 वैल्यूज थी इनके लिए पुट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 2 आवर्स हैं और 45 लेबर्स हैं, 2 आवर्स के लिए हमारे पास 45 की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो अब देखें हमने एक्स एक्सिस पे चलना है और ये 45 आ गया, जो लेबरर्स की तादाद 45 है, तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे वाई एक्सिस पे, जहाँ पर के आर हमारे पास वैल्यू आर की 2 आ रही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये आ रही है तकरीबन ये वाली रेंज। यहाँ से अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो ये वाला पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये 45 लेबरर्स 2 आर, ये जो दूसरी वैल्यूज थी उनके लिए भी हमने
पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास दो डॉट्स हैं इनको हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूं, इसको हम ज्वाइन कर, और यहां पर हम एरो मार्क्स पुट कर लेंगे, इधर भी एरो मार्क। तो देखें ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इन वैल्यूज के लिए। अब देखें इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि लेबर्स की तादाद कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है, और अगर हम लेबर्स की तादाद ज़्यादा करेंगे तो फिर टाइम ऑब्वियसली कम होगा। और यही चीज़ इनवर्स प्रोपोर्शन या तनासुब माकूस में होता है कि जब एक वैल्यू बढ़ रही होती है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही होती है, ठीक हो गया। तो ये हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, यहां पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है 10 men हैव राशन फॉर 21 days इन अ कैंप, कि एक कैंप में 10 आदमियों के लिए 21 दिन का राशन पड़ा हुआ है। इफ 3 men लीव द कैंप फॉर हाउ मेनी डेज विल द राशन बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग men। तो अगर उन 10 आदमियों में से 3 आदमी चले जाते हैं तो फिर वो जो राशन है, वो जो बकाया आदमी रह जाते हैं, यानी कि 10 में से 3 चले गए तो बाकी 7 आदमी रह जाएंगे, तो उन 7 आदमियों के लिए वही वाला राशन फिर कितने दिन के लिए काफ़ी होगा, कितने दिन वो राशन चलेगा, ठीक है। ये हमने मालूम करना है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, और जब हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। तो देखें अब ये भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, मेन और डेज। इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसके सोल्यूशन में मैंने लिख दिया मेन रेशो डेज। पहले मैं वैल्यूज लिखता हूं। देखें 10 मेन के लिए जो राशन है वो 21 दिनों के लिए काफ़ी है, तो मैं लिखूंगा 10 मेन, और डेज कितने हैं 21 डेज है, इनके लिए जो राशन है वो 21 दिन के लिए काफ़ी है। अब 3 आदमी चले जाते हैं तो पीछे कितने बंदे रह गए, 7 रह गए, ठीक है। तो मैंने 7 लिख दिया। और अब कितने दिनों के लिए ये राशन काफ़ी होगा, हमने नंबर ऑफ डेज मालूम करने हैं। तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताता रहूं कि जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको हम x के इक्वल रख लेते हैं। तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा x, ठीक हो गया। अब देखें ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो देखें अगर हम आदमियों की तादाद बढ़ा दें तो वो ज़्यादा राशन खाएंगे, तो इसका मतलब है कि राशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो कम दिनों में वो राशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम आदमियों की तादाद कम कर दें तो ज़ाहिर है फिर कम आदमी कम थोड़ा राशन खाएंगे तो फिर वो ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है, यानी कि दिनों की तादाद बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब एक वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, या अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, ये चीज़ें। तो फिर ये कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, ये फिर इनवर्स प्रोपोर्शन हो गई, यानी कि तनासुब माकूस जिसको उर्दू में हम बोलते हैं, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था। तो अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन जब होगी तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उसके लिए हम एरो मार्क फिर किस तरह पुट करेंगे, हम डाउन एरो पुट करेंगे, यानी कि एरो की डायरेक्शन हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे। और ये एरो किस लिए पुट करते हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन की सूरत में फिर हमेशा हम डाउन एरो पुट करेंगे। जिस तरह के डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सूरत में हम अप एरो पुट करते थे, यहां पर हम डाउन एरो पुट करते हैं। यहां पर अगेन मैं एक चीज रिपीट करता हूं जो कि मैंने इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट की है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए, कि देखें जरूरी नहीं है कि हम हर दफा इनवर्स प्रोपोर्शन की सूरत में डाउन एरो रखें, लेकिन जो ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के चूंकि मुख्तलिफ मेथड हैं और हमने कोई एक मेथड पकड़ के चलना होता है, तभी ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ पर ये चीज़ करनी है कि जहाँ पर भी इनवर्स प्रोपोर्शन की बात आएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी तो हम डाउन एरो पुट करेंगे, और जहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहाँ पर हम अप एरो पुट करेंगे। ये चीज़ हमने अपने पल्ले बांध लेनी है, हमने बस ये चीज़ें इनमें बिठा लेनी है, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब कौन एरो की डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ पर चूंकि एक्स आ रहा है तो पिछले हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जब एक्स जिस तरफ आ रहा हो, ठीक है, तो वहां पर हम अप एरो बस पुट कर लेते हैं, बिला सोचे समझे, आंखें बंद करके आपने बस अप एरो यहां पर पुट करना है, यानी कि एरो की डायरेक्शन आपने ऊपर वाली साइड पर रखनी है। ये एरोज हम किस लिए पुट करते हैं और इनकी डायरेक्शन क्यों इतनी जरूरी होती है। देखें अब हमें ये जो वैल्यूज आ रही हैं रेशोज में, इनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि बटा की सूरत में लिखना है। तो उसके लिए फिर हम ये एरो की डायरेक्शन देख के फैसला करते होते हैं कि जिस तरफ से एरो शुरू होता है वो वाली वैल्यू हम ऊपर रखते हैं फ्रैक्शन में, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम नीचे रखते हैं। तो ये हमें 10 डिवाइडेड बाय 7 रखूंगा,
और इसी तरह यहां पर अब एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये x को मैं ऊपर रखूंगा और 21 को नीचे रखूंगा। तो ये एरो की डायरेक्शन देख के हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम इन वैल्यूज को गलत कर लेते हैं, मतलब 21 को ऊपर कर लेता हूं, x को नीचे कर लेता हूं, या यहाँ 7 ऊपर कर लेता हूं, 10 नीचे कर लेता हूं, फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए ये एरोज की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है और इसलिए हम इसमें इतनी एहतियात करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें हमारी ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 10 इंटू 21 इज इक्वल टू, इस 7 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ गया 7 इंटू x इंटू 7। ठीक हो गया। अब हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो x को मैं एक तरफ रखता हूं और इस 7 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो 7 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 1 द 7 और 7 21 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 30। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30 और x को हमने किसके इक्वल रखा था, डेज के इक्वल, नंबर ऑफ डेज। तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा डेज। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब देखें इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब आदमी कम हो गए तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गए। जाहिर है कम आदमी हैं वो राशन थोड़ा खाएंगे तो वो राशन ज्यादा दिनों के लिए चलेगा, और अगर आदमी ज्यादा हो वो ज्यादा राशन खाए तो फिर वो कम दिनों में खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें फिर क्या पता चलता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन या तनासुब माकूस था इन वैल्यूज में। ठीक है, कि एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। अच्छा, अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस लगा दी। x एक्सिस के साथ मैंने मैन लिख दिया और y एक्सिस के साथ मैंने डेज लिख दिए, और x एक्सिस को मैंने 5 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 5 मैन हो गए, 10 हो गए, 15 मैन। इसी तरह वाई एक्सिस को मैंने 10 डेज के इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिया। आप अगर डेज को यहां पर लिखते हैं, मैन को यहां पर लिखते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो ग्राफ है वो सही बनेगा। तो अब देखें ये पहली हमारे पास दो वैल्यूज हैं, मैन 10 है और डेज 21 है। तो हम एक्स एक्सिस पे आएंगे तो यहां पर ये मैन की वैल्यू आ रही है 10, और हम ऊपर जाएंगे और डेज वाई एक्सिस पे देखेंगे डेज कहां पर 21 पे आ रहा है। ठीक है, 21 कहां पे आ रहा है, तो मैं यहां पर ये डॉटेड लाइन लगाता हूं। आप स्केल यूज कीजिएगा, मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हाथ से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ये 20 है वाई एक्सिस पे डेज की तादाद, तो इससे थोड़ा सा आगे ये 21 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये पॉइंट हमारा बन जाता है 10 मैन और 21 डेज के लिए। ठीक हो गया, ये हमने पहला पॉइंट या पहला डॉट यहां पर पुट कर लिया। उसके बाद दूसरी हमारे पास वैल्यू थी 7 मैन और 30 डेज। तो हम यहां पर आएंगे, पहले एक्स एक्सिस पे 7 मैन कहां पर आ रहे हैं, देखिए ये 5 है, ये 6 और तकरीबन यहां पर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ऊपर जाएंगे और कहां तक जाएंगे, 30 डेज तक जाएंगे। तो मैं ये लाइन पुट करूंगा, डॉटेड लाइन में पुट करता हूं। अगर आप ऊपर आए तो ये तकरीबन ये आ जाता है। ठीक है, मैं हाथ से चूके कर रहा हूं तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही, आपने स्केल यूज करना है। ठीक है, और ये 30 डेज हो जाते हैं। यहां से मैं इधर आऊंगा तो ये वाला पॉइंट तकरीबन बन जाता है। ठीक है, ये 7 मैन 30 डेज, ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूं। ठीक है, इनको ज्वाइन करें, ये एरो मार्क्स पुट कर लें। अब देखें इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि अगर नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो रहे हैं तो मैन की तादाद कम हो रही है। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू जब बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और यही चीज है इनवर्स प्रोपोर्शन में या तनासुब माकूस में कि जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया इन वैल्यूज के लिए। यहां पर हमने एक्स की वैल्यू भी मालूम कर ली थी। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का।